इससे पिछले वीडियो वाई नन कॉपरेशन महात्मा गांधी जी ने इस बातों को बता दिया था कि जो नन कॉपरेशन मूवमेंट का जो स्टेप होगा, अनफोल्ड का जो होगा वह स्टेप बाय स्टेप होगा। इस बात का उन्होंने वाई नन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत सारी चीज़ों को बता दिया था और मैंने इस वीडियो का भी बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण में आपको सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की थी और उम्मीद है कि आप उस वीडियो को आप देखे होंगे। तब आपका जो यह वीडियो जो आपके पास आ रहा है जो आप उसे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अब जो नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 हिस्ट्री, इस पे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आंदोलन के भीतर जो नन कॉपरेशन आंदोलन था उसके भीतर लोगों की जो अलग अलग विचारधाराएं के बारे में हम उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे। डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द नन कॉपरेशन मूवमेंट। पहले हम इस सब टॉपिक का अर्थ समझे कि अलग अलग विचारधाराएं आंदोलन का, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं या यूं कहें कि अलग अलग विचारधाराएं थी। आंदोलन को हर एक जगह लोगों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने जो क्षेत्रीय जो विचार थे, जो परेशानियां थी, उस तरीके से लोगों ने इसे लिया। असहयोग आंदोलन में सामाजिक समूहों के अपने अपने कारण थे। वे इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए और उनके आंदोलन में शामिल होने के तरीके भी अलग अलग थे। कुछ लोग पूरी तरीके से अहिंसक थे, कुछ थोड़ा बहुत हिंसा पे विश्वास करते थे, जबकि कुछ लोग सुधार चाहते थे। इस तरह असहयोग आंदोलन में विभिन्न विचारधाराएं थी। जिस प्रकार से हम अगर शहरों की बात करें तो शहरों की विचारधाराएं अलग थी, किसानों की विचारधाराएं अलग थी। अगर हम जो है ट्राइबल्स की बात करें तो जन आंदोलन में उनके विचारधाराएं अलग थी। तो इस तरीके से अलग अलग प्लांटेशन अगर इकोनॉमी के जरिए अगर हम इस मूवमेंट को देखें तो उनके अलग अलग विचारधाराएं थी। तो अभी सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वह डिस्कशन मेरा होगा कि शहरों में आंदोलन का स्वरूप। पहला जो आपका सब टॉपिक में दिया हुआ है कि हम शहरों में किस तरीके से इन जो नन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे पहले। तो अब हम इस सब टॉपिक के कुछ प्रश्न हैं जो मैंने पहले भी प्रश्न आपसे वाई नन कॉपरेशन के तहत पूछा था और वह प्रश्न भी आज भी हम इस प्रश्न को लेकर हम आए हैं जो इस टॉपिक में उस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। शहर के आंदोलन का स्वरूप कैसा था, किस तरीके से शहर में यह आंदोलन सक्सेस हुआ। मद्रास में गैर ब्राह्मण जस्टिस पार्टी का काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते थे जिसके लिए वह जो है काउंसिल में प्रवेश करना चाहते थे। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग और उसके परिणाम क्या निकले। शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने का क्या कारण था, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में एक विशेष विश्लेषण के साथ मैं राकेश नॉलेज कॉर्नर के साथ उपस्थित हूँ। अब हम मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन टाउन की बात करें, शहरों की बात करें, जिसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई, जिसमें शुरुआत में मध्यम वर्ग के लोग जो शहर में रहते थे
उन लोगों का किस तरीके का जो है उन लोगों ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया, उसके बारे में अब हम विचार करेंगे। हजारों स्टूडेंट जो थे, जो सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिए और वहाँ के जो प्रिंसिपल, हेड मास्टर और टीचर ने भी इस तरीके से रिजाइन कर दिया। तो हम यह देख रहे हैं कि जो वहाँ पे पहला जो आप इस तरीके से जो सबसे पहला काम जो हुआ था कि वहाँ के जो विद्यार्थी थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उनमें इतना ज़्यादा हौसला, इतना ज़्यादा जोश था कि वह जो नन कॉपरेशन, महात्मा गांधी के नन कॉपरेशन मूवमेंट को सफल बनाने के लिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज तक को छोड़ डाले। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के साथ साथ जो वहाँ के प्रिंसिपल, हेड मास्टर और जो टीचर पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने भी रिजाइन कर दिया। जैसा कि आपने पहला पॉइंट्स में आपने देखा। सेकंड पॉइंट्स में जो वकालत कर रहे थे, लॉयर, वकील, उन लोगों ने अपने लीगल प्रैक्टिस को उन्होंने छोड़ दिया। और इस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि जो काउंसिल पार्टी में जो पार्टिसिपेशन करने की बात थी, जो उसमें भी जो आम लोग जो है काउंसिल पार्टी में पार्टिसिपेशन करने से रिफ्यूज कर दिया और उस इलेक्शन को उन्होंने बैकआउट किया। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठता है कि ये नॉर्थ इंडिया और अन्य जगहों की बात थी जो कि यह काउंसिल पार्टी को रिफ्यूज किए गए। लेकिन मद्रास की अगर बात करें तो वहाँ पे जस्टिस पार्टी जो थी, जो नन ब्राह्मण पार्टी कही जाती थी, वह पार्टी ने इलेक्शन में भाग लेने के लिए वह तैयार थे। क्योंकि इसका एक कारण था। कारण ये था कि वह यह जानते थे कि जितने भी मूवमेंट हैं वह मूवमेंट सब ब्राह्मणों द्वारा या ये सारे किए जा रहे थे और ब्राह्मणों के द्वारा जितने भी अन्य जो नन ब्राह्मण थे अत्याचार किए जा रहे थे। अब उन्हें यह मौका मिला था कि वह काउंसिल में इलेक्शन में भाग लेकर जो अपने पार्टिसिपेशन को वह बता सके कि भाई नन ब्राह्मण का भी जो है वह भाग लेकर ही अपने नन ब्राह्मण जातियों का वह उद्धार कर सकते हैं। ऐसा उनका जस्टिस पार्टी का जो नन ब्राह्मण थे, यह उनका विचार था कि उनका विकास वह तभी हो सकता है जब वह इलेक्शन में भाग लेंगे, तभी उन्हें जो है उनका उद्धार होगा। इस बात को लेकर वह जो है जस्टिस पार्टी जो है चुनाव में भाग लिए। इसमें उसने महात्मा गांधी का जो है सहयोग नहीं दिया। यह आपने देखा कि किस तरीके से शहर के भीतर जो है सो स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, टीचर पढ़ाना छोड़ दिए, बच्चे जो है स्कूल जाना छोड़ दिए। अब तो टीचर और बच्चों की तो मौज ही मौज, क्योंकि वो दूसरा तो उनके पास और कोई काम था नहीं। बस अब वो क्या करते, कोई अल्टरनेटिव, कोई रास्ता तो था नहीं। तो बच्चे भी अपना खेल रहे थे, टीचर भी और शिक्षक भी, प्रिंसिपल भी और वकील भी जो है अपना घर आकर बैठ गए। ये सारे जो है इसका जो शहरों में जो जिस तरह का वेव लहर जो नन कॉपरेशन का चला, जिसमें कि वह सारे जो आपको मैंने डिस्क्राइब किए, बताए, आप उसे समझ गए होंगे। अब हम बात करें कि क्या इसका असर सिर्फ शहर में सिर्फ ये पॉलिटिकल या स्कूल कॉलेज छोड़ देने तक ही था? नहीं, इसका असर नन कॉपरेशन का असर यह आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उसका असर भी एक नाटकीय ढंग से रहा। जो आप देख रहे हैं, फ्लैग आप बोर्ड पे देख रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ नन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वेयर ड्रामेटिक। आर्थिक मोर्चे पर भी जो असहयोग आंदोलन का असर एक बहुत नाटकीय ढंग से रहा।
ऐसा नहीं कि जो एक आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक जो आर्थिक जिसके तहत जो है वह भारत में जो व्यापार कर रहे थे उसका जिसके मुनाफों से वह बहुत ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन मनी का पैसे का जो ट्रांजैक्शन हो रहा था वह भी एक बहुत बड़ा जो आर्थिक ब्रिटिश का एक आर्थिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक संपन्नता का एक मुख्य चीज़ था जिसे उसके बैकबोन पे जो उसके आर्थिक दृष्टि का जो एक रीढ़ की हड्डी थी उस पे भी महात्मा गांधी ने उसे रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और भारतीय जो स्वदेशी जो थे उसे प्रमोट करने की बात की गई। जैसे खादी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, जो घरेलू चीज़ों का अपने हाथ से बने हुए चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना एक मुख्य इसका मकसद था कि लोग जो है स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और अपनाएं। तो हम अगर बात करें जो आप देख रहे हैं फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, मतलब इसका अर्थ हुआ कि जो विदेश से जो कपड़े या सामान का जो आता था भारत में उन चीज़ों को पूरी तरीके से हमें बहिष्कार करना था। उन चीज़ों को हमें किसी भी तरीके से नहीं खरीदना था। उस चीज़ों को जब हम बायकॉट करेंगे विदेशी चीज़ों का तब जाकर उसे एहसास होगा विदेशों को कि किस तरीके से हम जो है उसके बैकबोन पे जो है प्रभाव डालेंगे, आर्थिक दृष्टि से प्रभाव डालेंगे तो कुछ कमज़ोर करेंगे तब जाकर इसका असर दिखेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कपड़े जो हम लोग कपड़े जो पहनते थे वह विदेशों से आते थे और चूंकि वह कपड़े सस्ते होते थे इसीलिए लोग जो है विदेशों के कपड़े को पहनते थे। अब उन चीज़ों को महात्मा गांधी जी ने कहा कि विदेशी के कपड़ों को हमें पूरी तरीके से बहिष्कृत कर देना है, उसका उपयोग नहीं करना है। अब हम बी की बात करें, जो लिक्विड शॉप जो दुकान था, जो शराब की दुकानें थी, उसे उन जगहों को भी अच्छे तरीके से बंद कर देना था या उस पर धरना दे देना था ताकि जो शराब का जो बिक्री से जो बहुमूल्य जो बहुत ज़्यादा पैसा जो ब्रिटिशर्स को आ रहे थे जिसके कारण जो है वह आर्थिक शोषण हो रहा था, वह जो आर्थिक जो इसके बल पे जो है वह पैसे जो कमा रहे थे उन चीज़ों को भी टोटल ख़त्म कर देना था। अब तीसरा जो है फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन अ ह्यूज फायर, कहा कि जो विदेशी कपड़े जो आप पहनते हैं जो आप उन चीज़ों को बहिष्कार करें और उस कपड़ों को जो है जो लोगों ने क्या किया उसको आग लगा दिए। जैसे कि ठंडे के मौसम में जैसे लगता हो कि जैसे आग गर्मी की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं बच्चों, ये सारे किए गए कि विदेशी कपड़ों को आग लगाने का अर्थ है कि आप उसके सारे विदेश के चीज़ आए हुए चीज़ों को आप बहिष्कृत करें। जैसे आपने देखा कि आप चाइना के बहुत सारे वस्तु आप हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे इससे असर क्या पड़ता है कि हमारे घरेलू उद्योग जो है जो बनती है वह उस पर असर पड़ता है कि चाइना के चीज़ों को जो है ज़्यादा बिकते हैं और हमारे सामान कम बिकते हैं। तो इसीलिए फॉरेन विदेशों, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था कि हम चाइना की सामानों का ही हम ये बात करें, यहाँ पे विदेशी बात कर रहे हैं। जो विदेश के कपड़े जो आ रहे थे हमारे देश में उसको पूरी तरीके से बहिष्कृत करना था, उसको नहीं पहनना था, उसको पूरी तरीके से आग लगा देना था। ठीक है। अब डी टॉपिक डी को हम बात करते हैं। डी में द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 22। तो बच्चों हमने देखा जो विदेशों से जो हम कपड़े मंगा रहे थे जो पहले जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 102 करोड़ का कपड़ा जो हर एक साल हमारे भारत में आता था, अब वह
1921 और 1922 के तहत उसकी वैल्यू जो है वह 57 करोड़ पे पहुंच गई। मतलब कि जो विदेशी कपड़े जो हम मंगा रहे थे वह अब ज़्यादा न मंगाकर हम अब क्या किए, वह कपड़े की वैल्यू जो है 57 करोड़ पे आ गई। इट वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू ₹57 करोड़, जिसका अर्थ ये हुआ कि इससे जो है कपड़े की मांग भारत में, विदेशों के कपड़े की मांग की मांग कम हो गई। तीसरा, अब हम मार्चेंट की बात करें, व्यापारी और जो ट्रेडर्स जो विदेशी व्यापार में लगे हुए थे, जो विदेशों से व्यापार करते थे, अपने पैसे को विदेशी व्यापार में इन्वेस्ट करते थे, उन लोग भी ने मार्चेंट और व्यापारी ट्रेडर जो थे उन लोगों ने भी विदेशी व्यापार में विदेशी सामान मंगाने में पैसा लगाना टोटल उन्होंने बंद कर दिया। अब जी पॉइंट की बात करें, जो पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो लोग इस तरीके से, आपने देखा कि विदेशी कपड़े का डिमांड का कम हो जाना और जो विदेशों से जो कपड़े जो मंगाए जाते थे उसकी मांग कम हो गई, और कम होने की वजह से जो भारत के जो स्वदेशी मार्केट थे या भारत में जो कपड़े बन रहे थे उसका डिमांड जो है वह बढ़ गया बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्वदेशी मेन मकसद था कि स्वदेशी कपड़ों को, स्वदेशी हाथ से बने हुए कपड़े, भारतीय मिल के बने हुए कपड़े की जो मांग को बढ़ाना था ताकि वहाँ के लेबर को वह काम मिल सके। और इस तरीके से यह पॉइंट जो आप देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल बीन और हैंडलूम वेंट अप। इस तरीके से भारतीय जो टेक्सटाइल मिल थे जो भारत में लगे हुए थे और जो हाथ से बने हुए हैंडलूम जो कपड़े जो बना करते थे उसका मांग जो है वह बढ़ गया, और इस तरीके से खादी का भी प्रमोशन हुआ, खादी को भी प्रमोट किए गए। तो इस तरीके से हम यह देख रहे हैं कि ये सारे जो इकोनॉमिक फ्रंट की जो बात कर रहे हैं, आर्थिक घेराबंदी की जो बात हमने ब्रिटिश की जिससे असर तो पड़ा, और असर क्या पड़ा कि जो उसका बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी, जो एक व्यापार जो विदेशों से जो यहाँ से कच्चे माल जाते थे और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग होकर फिर वह भारत में आकर बिकते थे, जो जिससे कि उसका जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और उसका असर ये पड़ा कि उसका बैकबोन जो आर्थिक जो था वह उसको कमज़ोर किया गया और भारत में स्वदेशी चीज़ों की मांग को बढ़ाया गया। मेन मकसद महात्मा गांधी का जो मकसद था कि आर्थिक दृष्टि से भी जो है ब्रिटिशर्स को कमज़ोर कर देना है, एहसास दिला देना है कि भारतीय जब आपको कॉपरेट किया, आप सब कुछ आपके लिए अच्छा था, अब वह नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, अब आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से जाना ही होगा। हमने ये देखा सारी जो व्यवस्थाएं थी जो एनसीएम की वो तो चल ही रही थी, लेकिन कुछ कमी भी देखी गई। लिमिटेशन ऑफ द एनसीएम इन टाउन, शहरों में असहयोग आंदोलन की भी कुछ अपनी सीमाएं थी। अब ये चीज़ देखा गया कि जो कपड़े का जो बैकआउट करना और बर्न फायर करना और जो विदेशों से जो कपड़े मंगाए जा रहे थे और वो सारे का जो कम आना, बैकआउट करना, क्या इसका प्रभाव, इसके लिए क्या उचित उपाय किए गए? तो ये सारे लिमिटेशन में बताए गए हैं कि उसकी भी कुछ शहरों में भी कुछ सीमाएं देखी गई, और शहरों में यह आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा था, इसके क्या कारण थे। तो ये सारी चीज़ों पे भी हमें चर्चा करना है।
जो कि आपको हमने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हमने पहले शहरों में किस तरीके से मूवमेंट को लागू किए गए, चले, मूवमेंट का रफ्तार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। फिर हमने उसके आर्थिक दृष्टि से भी विवेचनाएं की। अब हम आंदोलन का शहरों में धीमा पड़ने का कारण को भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो बहुत आगे से तेज़ी से आगे वह बढ़ रहा था, जो मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, वह एकाएक शहरों में धीमा क्यों पड़ने लगा। तो इसके भी कई कारण थे बच्चों। कारण ये था कि खादी, जिसके बल पे हमने जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, तो हमने ये सोचा था कि चलो खादी को एक अल्टरनेटिव मानेंगे कि खादी है और जो भारतीय मिल से जो कपड़े प्रोडक्शन होंगे वह उसका अल्टरनेटिव सपोर्टिव होगा। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं था। खादी बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव था, जो कि आम लोगों के लिए या अफोर्डेबल करना बहुत मुश्किल था। गरीब तो इसे खरीद ही नहीं सकते। चलो किसी भी तरीके से एक बार उन्होंने खादी खरीद ली और उन्होंने जो है विदेशी कपड़ों में आग लगा दी। लेकिन क्या वह अब क्या उसके लिए कपड़ों की मांग आगे ज़रूरत जो है भारतीय मिल कर पाएंगे? तो नहीं बच्चों, ऐसा था कि पूरे लोगों की मांगों को भारतीय मिल कपड़े पूरा कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं था। और खासकर गरीब के लिए तो खादी पहनना बहुत ही मुश्किल था। तो यह भी एक कारण था कि वह जो है शहरों में जो है वह उसका प्रभाव कम दिखने लगा था। ब्रिटिशर्स जो अब जो है द बैकआउट ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, द बैकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन वाज डिफिकल्ट विदाउट द प्रॉपर इंडियन अल्टरनेटिव विच वे आर स्लो टू इमर्ज। अब कहता है कि ठीक है, हमने कपड़े की तो चलो कोई बात नहीं, बहिष्कार कर दिया, स्लो डाउन, लेकिन जो हमने ब्रिटिश जो ब्रिटिश के जो इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल, कॉलेज और ये सारे स्थापित थे, क्या हम उसे छोड़कर क्या हमने कोई अल्टरनेटिव स्कूल की स्थापना की ताकि उसके हमारे बच्चे या स्कूल बच्चे और टीचर और प्रधान अध्यापक जो जाकर वहाँ पढ़ा पाएंगे? तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी जो ब्रिटिशर का फुल फ्लेज में इंस्टीट्यूशन जो स्थापित था और हमने भारतीयों का जो इंस्टीट्यूशन वह स्थापित नहीं था। अब ये सारी चीज़ तो प्रभाव पड़ने ही थे। अब ये देखा जाता है कि इसका परिणाम अब विद्यार्थियों के लिए क्या था कि वह विद्यार्थियों के लिए लास्टली जो है वह स्कूल में, जो ब्रिटिश के स्कूल में उन्हें वापस आना पड़ा। टीचर्स जो थे उन्हें रिज्वाइन स्कूल में करने पड़े। वकील जो कोर्ट में वकालत कर रहे थे वह उन्हें वकालत करने के लिए आना पड़ा। तो हम यह देखते हैं कि वैकल्पिक संस्थानों की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिसका फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे थे, वकील द्वारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे थे। बच्चों, तो ये सारी जो कमियां जो थी, जिसका कि हमने वैकल्पिक जो है उसका व्यवस्था नहीं किया था, इसीलिए पुनः जो है हम सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को और सभी जो वकालत कर रहे थे सभी को पुनः जो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन में अब जाना उनकी मजबूरी हो गई थी। इसीलिए यह इस असहयोग आंदोलन का भी कुछ अपनी सीमाएं थी, जो वैकल्पिक चीज़ों का पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं देखा गया। अब हम एक बार मेन पॉइंट पे चर्चा कर लें बच्चों। असहयोग आंदोलन की शहरों में शुरुआत बहुत जोरदार हुई, लेकिन खादी की ऊंची कीमत, भारतीय संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन की कमी और अन्य जैसे कारणों से यह शहर का आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह शहर का आंदोलन का कमजोर पड़ने का भी एक कारण था। अब बच्चों, आपको यह जो मैंने प्रश्न आपसे जो पूछे थे
जो आपने जो बोर्ड पे आपने जो प्रश्न देखा था, उन सारों प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे तरीके से मिल गया होगा और समझ गए होंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो राकेश नॉलेज कॉर्नर का नेक्स्ट वीडियो सब टॉपिक रिवेलियन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह के साथ हम आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।